स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग? कैसे चल रही है आपकी एमएससी सीईटी की प्रिपरेशन? बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजी वीडियो पे, क्योंकि स्ट्रेटेजी बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स राइट नाउ कंफ्यूज्ड है किस तरीके से वो अभी बचे हुए समय को अच्छे से यूटिलाइज करे। ये सबसे बड़ा सवाल आप सबके मन में है। बट मैं आपको बताऊंगा आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं है, हार्डली 10 मिनट का वीडियो होगा। उसमें मैं प्रॉपरली चीजें बताऊंगा आपको कि स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो ताकि वीडियो सेव हो जाए, बाद में गुम ना हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज का वो ये है 30 डेज लेफ्ट। 30 दिन आपके पास है। कितने? 30 दिन। अब ये 30 दिन में कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें। अब आपको पता है आपका पीसीबी का एग्जाम जो है 21 तारीख से चालू होगा, और पीसीएम वालों का जो एग्जाम है अगले महीने की 11 तारीख से चालू होगा। तो पीसीएम वालों को तो 30 से भी कम दिन बचे हुए हैं। बाकी आप ये वीडियो को कब देखते हो वो उस हिसाब से भी आप दिन को कैलकुलेट करना, बट एक है टाइम। और ये वीडियो आप कहीं भी देख रहे हो, 10 दिन भी अगर बचे फिर भी आपको फायदा होगा। तो 99 परसेंटाइल तक हमें पहुंचना है 60 परसेंटाइल से। और हमेशा याद रखना आपको 99 परसेंटाइल का ही टारगेट रखना है। अगर आप 95 के ऊपर चले जाते हो तो आपके चांसेस किसी एक टॉप के कॉलेज में जाने के बढ़ जाते हैं। अगर आप 80 के नीचे होते हो तो बहुत चांसेस कम हो जाते हैं अच्छे कॉलेज में पहुंचने के लिए। देखो, कॉलेज तो मिलेगा, नो मैटर, बट वो कॉलेज अच्छा अगर मिला तो आपको अच्छा नेटवर्क मिलेगा, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छा गाइडेंस मिलेगा, अच्छा नॉलेज मिलेगा। और जब ये बहुत सारी चीजें मिल जाती है तो सक्सेसफुल होना इजी हो जाता है, पैकेज अच्छा मिल जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर, राइट। तो कैसे कर सकते हैं हम एमएससी सीईटी में? तो ये प्लान जो मैं बता रहा हूं वो सिर्फ आपको फॉलो करना है। प्लान क्या है सर? अब देखो 30 दिन, 30 डेज लेफ्ट फॉर, ठीक है, 30 डेज लेफ्ट है। पीसीबी की बात करूं तो 30 दिन है आपके पास। पीसीएम वालों के पास कम दिन रहे, फिर भी आप जब कभी भी वीडियो देख रहे हो, देखो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपका क्लास 12 का एग्जाम कैसे गया वो चीज तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है ही नहीं कि आपका क्लास 12 का जो है वो यहां पर एग्जाम कैसे गया। क्योंकि क्लास 12 एग्जाम ही तय करेगी कि आपका सीईटी में कितना मार्क्स आएगा। क्यों सर? अरे क्योंकि क्लास 12 एग्जाम जो हुई थी वो स्टेट बोर्ड के आपके बुक पे डिपेंड थी, और जो बुक में सिलेबस है वही आपको सीईटी के अंदर है, सेम है, बट आपको वहां पर एमसीक्यूज है। तो अगर आपने क्लास 12 एग्जाम में आपका पढ़ाई कितना हुआ है, सबसे पहले तो खुद से ये सवाल पूछ लो। कोई बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरा 90% पढ़ाई हुआ था, कोई बच्चे बोलेंगे सर मेरा 50% पढ़ाई हुआ था, और कोई बच्चे बोलेंगे सर कुछ नहीं सर 30%, बहुत कम पढ़ाई आपका हुआ था, है ना, पढ़ाई है ना, ये क्या है, ये पढ़ाई है। अब समझ में आ रहा है सर कि क्लास 12 में मेरा 50% पढ़ाई हुआ है। अब देखो सिंपल चीज है, अब 50% में आपने ये चीज तय करनी है कि जैसे 90% है तो आपने पीसीएमबी के कौन कौन से चैप्टर्स करे थे, अगर आपका 90% है तो। या फिर अगर आपका 50% है तो पीसीएमबी के आपने कौन कौन से चैप्टर करे हुए थे। अब सपोज एक मैं एवरेज पकड़ लेता हूं कि 20-20 चैप्टर है सबके, ठीक है। तो पीसीएमबी के चैप्टर कितने हो जाएंगे टोटल पढ़ने को? टोटल पढ़ने को हो जाएंगे 80 चैप्टर, ठीक है। 20-20 मैंने सबके लिए, तो 80 चैप्टर्स आपके पास है। और ये 80 चैप्टर्स में हमेशा याद रखना, आपने पहले बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय 80 में से कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, मुझे आप ये बताओ। सिर्फ पढ़े हैं सर। अब आप देखो अपने हिसाब से आपने कितने पढ़े हैं। अगर आपने यहां पर, अब मैं बात कर रहा था 40 चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, तो जो 40 चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़े थे उसकी सिर्फ भाई साहब आपको रिवीजन करनी है, बात खत्म है। और रिवीजन करने के बाद जो मॉक टेस्ट है वो देनी है, ठीक है। आप बोलोगे सर ठीक है 80 सॉल्व करने हैं हमें और 40 का आपने बता दिया, तो रिमेनिंग 40 का क्या? तो जो रिमेनिंग 40 होंगे सिर्फ भाई साहब उसके आईएमपी कर लो, और आईएमपी करने के बाद फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, बात खत्म। क्या बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका क्लास 12 में कितना पढ़ाई किया है आपने। और हमेशा याद रखना क्लास 12 में आपको पता है कोई नहीं था किसका, एग्जाम सेंटर पे कितना स्ट्रिक्ट हुआ और इसका नुकसान हुआ इसमें आपको पता है। कॉलेज वालों ने हाथ ऊपर कर दिए तो बाकी लोगों ने अपने हाथ ऊपर कर दिए, इसका नुकसान जो हुआ आपको हुआ। और बचे हुए समय अगर आप सीईटी को नहीं दोगे, सीईटी का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करोगे, तो इसका नुकसान भी आपको ही होने वाला है। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो सबसे पहले क्लास 12 में आपने कितना परसेंट पढ़ाई किया, पीसीएमबी के कौन कौन से चैप्टर करे थे, जो चैप्टर्स आपने पहले करे थे सिर्फ उसकी अच्छे से रिवीजन कर लो, और उसके ऊपर मॉक टेस्ट की आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अगर आपने 40 चैप्टर पढ़े तो 40 चैप्टर की रिवीजन करो पहले, फिर टेस्ट सॉल्व करो। अब बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन कर नहीं रहे, डायरेक्ट टेस्ट सॉल्व कर रहे। अरे कैसे होगा? और फिर क्वेश्चन गलत हो जाने के बाद फिर डिमोटिवेशन आता है कि मुझसे नहीं होगा। अरे तुझसे होगा, लेकिन राइट डायरेक्शन में जाने की जरूरत है।
तो ये 40 चैप्टर आपने रिवीजन कर लिया। अब 40 से किसका आंकड़ा 10 हो सकता है? अरे रहने दो, पहले अपना गलतियां आइडेंटिफाई करो, तब जाके उसको सुधार पाओगे। कोई बोलेगा सर आपने 40 लिख दिया, मेरे तो 10 ही चैप्टर हुए थे। अरे कोई दिक्कत नहीं, 10 हुए तो 10 लिख दे, ठीक है। और बचे हुए चैप्टर का सिर्फ आईएमपी कर लो, क्योंकि अब बचे हुए समय में एकदम कोई भी चैप्टर हम बेसिक से नहीं पढ़ सकते। कोई भी चैप्टर बेसिक से करना मतलब बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, टाइम चला जाएगा। अब आपको जितना टाइम बचा है उस हिसाब से स्पीड में और धीरे धीरे से सब कुछ एकदम फास्ट फास्ट में कवर करना पड़ेगा। धीरे धीरे से नहीं, फास्ट फास्ट में कवर करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, 40 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जो बचे हुए थे, 80 चैप्टर्स, उससे 40 जो बचे हुए थे पीसीएमबी के। और उसमें भी एक चीज मैं आपको एक ही बोलना चाहूंगा, अगर आपका पढ़ाई बहुत ज्यादा कम है तो आप ये भी डिसाइड कर लो आपको पीसीबी करना है कि पीसीएम करना है, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट आपको पास है पीसीएमबी, तो अगर आप पीसीबी कर रहे हो तो मैथ्स को काट दो, अगर आप पीसीएम कर रहे हो तो बायो को काट दो। तो एक काम उधर ही आप अपना इजी कर रहे हो, एक सब्जेक्ट को कम करके, है ना। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो वो चीज आपको थोड़ी सी देखनी है। अरे सर चलो समझ में आ गया सर, यहां तक तो थोड़ा क्लियर, थोड़ा सा लग रहा है सर, कर सकते हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल, है ना। तो ये चीज समझिए आपने, पीसीबी पीसीएम, तो इसमें आप जो आईएमपी है वो। अब देखो, जब आप अच्छे से रिवीजन करते हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉन्सेप्ट है। किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आपका पक्का होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए। जब आप कॉन्सेप्ट का पक्का कर लेते हो तब आप करते हो एमसीक्यू की प्रैक्टिस। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी भी उतनी ही जरूरी है, बट हमेशा याद रखना ये जो एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस कर रहे हो ये होने चाहिए पीवाईक्यूज, ताकि एज इट इज जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं उसके ही आप प्रैक्टिस वहां पे कर रहे होंगे। क्या बात मेरी आप सबसे समझ में आ रही है? आपके दिमाग में घुस रही है? बिल्कुल सर घुस रही है। और उसके बाद जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो तब आपको अपनी गलतियां जो है वो मिस्टेक्स पता चलती है कि मेरी गलतियां कहां पर है, मेरे वीक एरियाज, मेरे वीक टॉपिक्स कहां पर है। तो जब मिस्टेक्स आपको पता चलते हैं तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि अब मिस्टेक्स हो गए तो चलेगा, बट मेन एग्जाम में अगर मिस्टेक हो गए तो फिर आपको समझ में नहीं आ जाएगा कि अभी मेरे मार्क्स तो गए तो गए, और कॉलेज भी गया, और जो मेरे घर वाले मुझसे उम्मीदें रखे हुए थे कि मेरा बेटा करेगा, मेरी बेटी करेगी, वो भी गए। क्या बात समझ में आ रही? बिल्कुल। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पक्का करो, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, बाद में मिस्टेक्स पता चलेगी। उस मिस्टेक्स को बाद में फिर से जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो आपको पक्का नहीं है उसको फिर आप क्या करो, रिवाइज, रीड, या फिर इसको आप पढ़ो, है ना, लर्न करो अच्छे से ताकि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बराबर। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा और चीजें आपको ऐड कर लेता हूं। पहले फेज 3 के अंदर, मतलब 3 फेज के अंदर अपनी पढ़ाई को आपको डिवाइड करना है। कितने फेज? 3 फेज, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 1, फेज 2, फेज 3। क्या बात समझ में आ रही? बिल्कुल। तो 30 दिन के लिए गायब हो जाओ, कोई मैटर नहीं करता क्या हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, किसका शादी है, किसका लग्न है, कितनी धूप है और कितना लाइट का इशू है, क्या भी है, कुछ भी है, कुछ पता नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक ही पता चलना चाहिए कि मेरे पास 30 दिन है, बस। और सेकंड अटेम्प्ट ये पीछे मत भागो, सेकंड अटेम्प्ट ऐसे चुटकियों में आएगा और चुटकियों में चला जाएगा। 30 दिन के अंदर कुछ नहीं करवाओगे बाद में। आज ये टाइम को अगर यूटिलाइज नहीं किया ना तो अगले 30 दिन तो गए काम से। लेकिन आज अगर 30 दिन जान लगाकर सॉल्व करके मेहनत की, जान लगाकर प्रैक्टिस की ना, तो फिर अगले 30 दिन में जो भी कुछ रह जाएगा वो हम कर सकते हैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए। बट पूरा का पूरा सेल जो आप सेकंड अटेम्प्ट है उसके लिए अगर आप रहोगे रिलाई उस पर, तो कैसे काम चलेगा? क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। तो इधर आप देखो फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 जो है वो 10 दिन का रखो, फेज 2 10 दिन का और फेज 3 10 दिन का। अब देखो सिंपली पहले 10 दिन सिर्फ आपको रिवीजन करनी है, कंसेप्ट की रिवीजन, जो आपने अब तक जो पढ़ा अच्छे से उसकी रिवीजन आप करिए। अब रिवीजन जब आप करते हो तब अच्छे से फॉर्मूले समझ में आते हैं फिजिक्स के, इंपॉर्टेंट चीजें डायग्राम समझ में आती है बायोलॉजी की। फेज 2 में आप क्या करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जितना आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। फेज 2 के अंदर पीवाईक्यू क्वेश्चंस। आप बोलोगे सर पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें, क्या करें, सब बताऊंगा, टेंशन ना लो। और तीसरी चीज है कि एमसीक्यू सॉल्विंग दूसरे में, ठीक है। तीसरा में चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करना है। क्या चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर पे अलग अलग एमसीक्यू कैसे कर सकते हो बताऊंगा मैं, आपका बड़ा भाई है इधर। और तीसरी फेज जो है वो है एग्जाम का सिमुलेशन, मतलब एग्जैक्ट जैसी एग्जाम होती है उसको बोलते हैं भाई मॉक टेस्ट। एग्जाम जैसी होती है सेम उसी तरीके से टेस्ट सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं पूरे सिलेबस के ऊपर और ये लास्ट में करनी होती है, तो उसमें हमको पता चल जाता है कि हम पानी में कितने हैं। तो पानी में कितने हैं ये अगर पता लग जाएगा तो हमें पानी में ऊपर कैसे आना है और नीचे कैसे डूबना है ये सब पता लग जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो मॉक टेस्ट जो कि एक मेन एग्जाम की तरह ही डिजाइन की हुई होती है। बराबर।
बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से अब मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर एमएसटी सीईटी के लिए बचे हुए समय में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मेरा सीधा सवाल था, तुझे जितना पढ़ना हो सकता है, तू कितना पढ़ सकता है, कितना पढ़ सकती है, उतना लगा दे, क्योंकि ये दिन जाने के बाद फिर से दिन नहीं आने वाले। 8 घंटे पढ़, 10 घंटे पढ़, 12 घंटे पढ़, बट याद रखना इफेक्टिव होना चाहिए। तू 12 घंटे पढ़ रहा है बट पढ़ाई उतनी अच्छे से हो नहीं रही है, तो फिर क्या फायदा 8-10 घंटे पढ़ के। तो फिर 4 घंटे भी पढ़ा तो फोकस्ड में पढ़ा तो भी सही है, हो जाएगा। हो जाएगा यानी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। बाकी आपका 12th में कितना आपने पढ़ाई किया उस पर ही डिपेंड आपका सीईटी है भाई साहब। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आप जैसे फिजिक्स के प्रैक्टिस के लिए 2 घंटे दो, केमिस्ट्री के लिए 2 घंटे दो, बायोलॉजी मैथ्स के लिए मिला के 3 घंटे दो, 1 घंटे फॉर्मूला की रिवीजन करवाने के लिए दो। देखो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। यहां पर लिख रहा हूं, देखो पहली चीज जो फिजिक्स की स्ट्रैटेजी अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, बहुत बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ज्यादातर सवाल न्यूमेरिकल्स पे ही आते हैं। उसके बाद अगर आप बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी के अंदर मैं बात करूं तो इधर ऐसे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स है, सीधा सीधा। मतलब बायोलॉजी में जो बच्चा रीडिंग ज्यादा करेगा, जो बच्चा बुक रीडिंग ज्यादा करेगा, वो सबसे ज्यादा मार्क्स लेगा बायो के अंदर। अब केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और न्यूमेरिकल्स ही केमिस्ट्री में आपको बचा सकते हैं, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स एंड और एक चीज में ऐड कर दो आप, रिएक्शंस। अब मैथ्स के अंदर अगर हम बात करें तो मैथ्स के अंदर भाई साहब प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। शॉर्ट ट्रिक्स वो सारी चीजें आपको यूज करनी पड़ेगी, और जब आप अच्छे से बार बार पढ़ते हो तभी आप शॉर्ट ट्रिक्स को सॉल्व कर पा रहे हो। नहीं तो फिर ऐसा ना हो जाए कि शॉर्ट ट्रिक्स याद करने के लिए ही पढ़ाई करनी पड़े। क्या बात समझ में? तो इस तरीके से आप जो है अच्छे से पढ़ो, आप कर सकते हो। सिर्फ जो है ट्रस्ट करो, किसके ऊपर ट्रस्ट करो, किसके ऊपर, खुद के ऊपर। आप करो, आप हो सकता है। ऐसा मत समझो कि मेरा नहीं होगा आपसे, अब बहुत कम समय बचा है, मेरा कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे ही सोचते रह जाओगे तो कैसे चलेगा। ये सौरव सर आपके लिए क्या कर रहे हैं? सौरव सर ने आपके लिए बायोलॉजी की बैच लाई है, जो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ले लिया है। फिर भी आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी समय नहीं गया है। ये नंबर है, इस पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। पूरा सब कुछ दे रहा हूं, ठीक है। बैच के साथ साथ एक अभिमन्यु टेस्ट सीरीज सौरव सर आपके लिए लेके आ रहे हैं, अभिमन्यु टेस्ट सीरीज। जिस तरीके से अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, सीईटी के बाहर निकल नहीं पा रहा था, बट आप निकलोगे सीईटी का चक्रव्यूह में, घुसोगी भी और तोड़ोगे भी। अब घुस तो आप चुके हो इस चक्रव्यूह में, बट उसको तोड़ के बाहर निकालने के लिए मैं तैयार हूं। और यहां पर आपके लिए एमएसटी सीईटी की टेस्ट सीरीज लाई है, और इसकी प्राइसिंग मैं रखने वाला हूं बहुत कम, दैट इज 199, जिसके अंदर पीसीबी के 10 टेस्ट होंगे, पीसीएम के 10 मॉक टेस्ट होंगे, और फिजिक्स के चैप्टर वाइज डीपीपी मतलब टेस्ट, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज टेस्ट, मैथ्स के चैप्टर वाइज टेस्ट, और बायो के चैप्टर वाइज टेस्ट। मतलब इस अभिमन्यु टेस्ट सीरीज के अंदर, मॉक टेस्ट के अंदर लगभग 5000 से भी ज्यादा पिछले 3 से मतलब 4 सालों के पीवाई की जो सीईटी में पूछे गए थे वही होंगे, और एग्जाम के जैसा ही एग्जाम आपको देखने को मिलेगा सीईटी का, जो इस मॉक टेस्ट में दोगे आप। ये आप मोबाइल में भी दे सकते हो, ये आप कंप्यूटर में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ये मैं तैयारी कर रहा हूं आप सबके लिए, और डेली एक वीडियो आएगा ऐसा स्ट्रैटेजी। तो देखो नेक्स्ट वीडियो का ये है पेपर पैटर्न के बारे में, तो कंटेंट बन चुका है, मेहनत चल रही है, बस आपको सपोर्ट करना है अपने सौरव सर को। मुझे आप बताइए आज की जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको एक्सप्लेन की वो कैसी लगी, और मुझे कमेंट करके बताइए आप सीईटी में कितना मार्क्स लेना चाहते हो और आपकी दिक्कतें क्या है। अपने बड़े भैया के साथ जब शेयर करोगे तभी तो वीडियो बना पाऊंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।